नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका आज एक बार फिर से आपके कृषि विशेष कार्यक्रम में, यानी कृषि जागरूकता कार्यक्रम रेडियो आप तक लेकर आता है। और ये रेडियो है 90.4 आगरा की आवाज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। ये विशेष कार्यक्रम हम आपको दोहराकर बार बार बताते हैं कि ये विशेष कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के निर्देशानुसार, और साथ ही साथ यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हमेशा हमारे विशेषज्ञ आते हैं और आपको नई नई कृषि जानकारियां देते हैं। श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे एक बेहद ही उपयोगी और लाभकारी तकनीक पर। जी हाँ, गन्ने की फसल में सह फसल प्रणाली यानी कि इंटरक्रॉपिंग गन्ना एक लंबी अवधि वाली फसल है जिसमें खेत कई महीनों तक खाली दिखाई देते हैं। ऐसे में यदि इसके साथ अन्य फसलें उगाई जाएं यानी इंटरक्रॉपिंग की जाए तो न सिर्फ किसान को अतिरिक्त आमदनी होती है, मुनाफा होता है, बल्कि मिट्टी की भी उर्वरता, खरपतवार नियंत्रण और साथ ही साथ फसल विविधता जैसे कई लाभ हमारे किसान भाई को मिलते हैं। इस विषय पर ज्यादा गहराई से जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, जो है शुभम अत्री जी। आप हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट वेस्ट यूपी यारा इंडिया से। शुभम जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार पूजा जी, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया शुभम जी, और हमेशा आप आते हैं और ढेर सारी जानकारियों का खजाना पिटारा अपना खोल देते हैं। तो आज एक बार फिर से रेडियो पर बहुत सारी बातें करने वाले हैं कि गन्ने के साथ ऐसी कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं और इसमें हमारे किसान भाइयों को क्या क्या लाभ हो सकता है। यानी आज का विषय रहेगा गन्ने की फसल में सह फसलों का महत्व, इंटरक्रॉपिंग। जी जी बिल्कुल जी, सबसे पहला ही सवाल आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि इंटरक्रॉपिंग सह फसल प्रणाली क्या होती है? जी पूजा जी, इंटरक्रॉपिंग एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है हमारे किसान भाइयों के लिए और हमारी आमदनी को बढ़ाने के लिए कह सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, सहफसली प्रणाली क्या होती है कि जैसे जो किसान भाई अपने खेतों में एक मुख्य फसल लगाते हैं और उस फसल को एक नियमित दूरी पे, लाइनों पे लगाया जाता है, तो जो बीच का स्पेस है या जो हमारी मिट्टी या जो हमारी लैंड का हिस्सा बचता है जिसपे पौधा नहीं होता, तो वहां पे हम दूसरी फसल उस समय पे समय के अनुसार लगा सकते हैं, जिससे कि हमारे किसान भाइयों की एक ही भूमि में दो फसलें तैयार हो जाती हैं और हमारे किसान भाई दो फसलों को काट के एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों को कुछ चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है जब वो इंटरक्रॉपिंग की प्रैक्टिस करते हैं। तो किसान भाइयों, एक तो जब भी हम सहफसली की प्रणाली बनाते हैं तो हमें ये देखना है कि हमारी जो सहफसली है उसकी अवधि ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम अवधि की होनी चाहिए। दूसरा, हमारे किसान भाइयों को ये देखना है कि उन जो सहफसली है और जो हमारे खेत की मुख्य फसल है उसमें जो पोषण प्रबंधन है या जो प्राकृतिक उसमें चेंजेस आते हैं उसका एक दूसरे के विपरीत कोई प्रभाव ना हो। उन फसलों की मुख्यतः जरूरत, अगर हम बात करें पानी की हो या दूसरे तत्वों की हो, दूसरी चीजों की हो, तो वो लगभग मिलती जुलती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी फसल, एक फसल हमारी सहफसली ज्यादा पानी लेती है और हमारी मुख्य फसली को कम पानी की जरूरत है, तो ऐसे में हमारी फसल से किसान भाइयों को सहफसली से नुकसान होने की भी आशंका रहती है। तो किसान भाइयों, सहफसली एक बहुत ही जरूरी परियोजना है जो हमारे किसान भाई अपने खेतों में करते हैं। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज के समय में अगर हम बात करें तो बहुत सारे उत्तर प्रदेश के, बहुत सारे हमारे लगभग अन्य राज्यों के किसान भाई सहफसली प्रणाली को समझकर आज इसका लाभ उठा रहे हैं। और ये हमारे भारतीय कृषि के लिए भी क्यों जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी जो भारतीय कृषि है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स का है, यानी कि ऐसे किसानों का है जिनके पास औसतन भूमि जो है, खेती योग्य भूमि, वो 1 से 1.5 एकड़ है। तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों के पास एक ऑप्शन आता है कि अगर वो इस प्रणाली को समझकर अपनी फसल की जरूरत के अनुसार या अपने क्षेत्र के मौसम के अनुसार दो फसलों का एक साथ उगाते हैं, तो डेफिनेटली हमारे उस किसान भाई को एक अच्छी पैदावार, अच्छी मुनाफा और बहुत, इसके अलावा भी बहुत सारे अन्य लाभ मिल जाते हैं। अन्य लाभ की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने देखा है कि किसान भाइयों, बहुत सा हमारे भारत में बहुत जमीनें ऐसी भी हैं
जिनमें बाढ़ की प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे में जब भी हमारे खेतों में बाढ़ आती है तो जो हमारी मिट्टी की ऊपर वाली जो एक लेयर कह सकते हैं, ऊपर वाला जो मिट्टी का उपजाऊ हिस्सा होता है, जो अ, जिसमें पोषक तत्व ज्यादा होते हैं, वो बाढ़ के पानी के साथ बह जाते हैं। तो ऐसे में अगर आपके पास सहफसली है और उसने आपकी मिट्टी का जो कवर है वो बना रखा है, तो उससे बाढ़ की प्रॉब्लम बचती है। कई बार हमारी फसल में सहफसली होने से जो मुख्य फसल को खरपतवार की समस्या आती है, उससे हम निजाफा पा सकते हैं। और आमदनी के रूप में बात करें तो आमदनी के रूप में सहफसली बहुत ही उपयोगी फसल होती है, चाहे वो सब्जी की हो या हमारी दूसरी रूप फसल की हो। तो डेफिनेटली ये किसान भाइयों के लिए ये प्रणाली बहुत ही कारगर, बहुत ही फायदेमंद। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ऐसे में शुभम जी, गन्ने के साथ हम किन किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं जो कि सबसे उपयुक्त मानी जाती है? जी जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी क्वेश्चन के ऊपर निर्धारित करता है। देखिए पूजा जी, गन्ने की अगर हम बात करें तो गन्ने की बुआई हमारे भारत में, खासकर हमारे, अगर आज हम उत्तर प्रदेश के किसानों को संबोधित कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो समय में इस फसल की बुआई की जाती है। पहला, जो मुख्यतः जिस मौसम में इसकी बुआई की जाती है वो हमारा स्प्रिंग सीजन होता है। स्प्रिंग यानी कि हमारे फरवरी से लेके फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने तक। और दूसरा हमारा जो गन्ने का सीजन होता है, जिस सीजन में हमारे किसान भाई गन्ने की बुआई करते हैं, वो करते हैं शरदकालीन बुआई। शरदकालीन यानी कि वर्षा ऋतु के बाद सितंबर, अक्टूबर और ज्यादा से ज्यादा नवंबर तक हमारे किसान भाई गन्ने की, इस तरह की गन्ने की बुआई करते हैं, जिससे कि उनकी फसल की अवधि थोड़ी बढ़ जाती है, पर वहीं उनकी पैदावार भी बढ़ जाती है। तो पूजा जी, हमारे पास दो तरह का गन्ना है, एक हमारा बसंतकालीन, दूसरा शरदकालीन। तो दोनों के साथ साथ हम अलग अलग सह फसली ले सकते हैं। पहला, अगर हम स्प्रिंग सीजन की बात करें, तो बसंतकालीन गन्ने की बात करें, तो इसमें हमारे किसान भाइयों के पास जो ऑप्शन है सह फसली के, सबसे पहला तो अगर सब्जियों की बात करें तो टमाटर की फसल है, वो हमारे किसान भाई ले सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें हमारी फसल, दलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलें जैसे हमारी मूंग है, उड़द है। तीसरा जो एक अच्छा ऑप्शन आज के समय में बहुत ही प्रगतिशील किसान भाई या जो किसान भाई इस तरह का अपनी खेती को और उपयोगी बनाना चाहते हैं, वो क्या करते हैं कि अपनी गन्ने की फसल में पॉपुलर यानी कि जो पॉपुलर के ट्री होते हैं उसकी रोपाई करते हैं, जिससे कि आगे चल के उन्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। दूसरा सीजन जो हमारा आता है, अगर हम बात करें शरदकालीन गन्ने की, तो हमारे पास वहां पे जो सहफसली होती है, सहफसली सबसे प्रमुख सहफसली जो किसान भाई प्रैक्टिस करते हैं वो करते हैं गन्ने की, गन्ने के साथ मटर की। मटर इसलिए करते हैं क्योंकि मटर की जो फसल होती है वो ऊंचाई ज्यादा नहीं पकड़ती, वो 1 से 1.5 फीट ही ऊंची होती है और कह सकते हैं कि वो बेल की तरह चलती है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन हमारे किसान भाइयों के सामने क्या है गन्ने की सहफसली का, वो है गेहूं की फसल। गेहूं की फसल इस तरह से हम हमारे किसान भाई गन्ने के साथ लगा सकते हैं और उसकी हार्वेस्टिंग भी आसानी से हो जाती है, मैनुअल हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और गन्ने की इससे ग्रोथ पे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तीसरा, हमारे किसान भाइयों के पास आज के समय में जो ऑप्शन है सह फसली का गन्ने के साथ, खासकर शरदकालीन गन्ने में, तो वो सरसों का है। और ये तीन प्रैक्टिस ही ज्यादातर हमारे किसान भाई अपने खेतों में अपनाते हैं। अगर गन्ने के बसंत काल में अगर वो गन्ने की बुआई कर रहे हैं तो गन्ने के साथ दलहनी फसलें या सब्जी की बात करें तो टमाटर की क्रॉप लेते हैं। दूसरा, अगर हमारे किसान भाई अपने खेतों में बसंतकालीन गन्ने की बुआई कर रहे हैं तो गेहूं और सरसों और हमारा जो मटर की फसल है, ये मुख्य फसल है जिनकी हमारे किसान भाई बुआई करते हैं और अच्छा मुनाफा कमाते हैं। एक चीज हमें और देखने की जरूरत है कि ये जो फसलें हैं इनका जो आपस में प्रकृति के साथ तालमेल है वो भी काफी अच्छा है। जैसे अगर हम बसंतकालीन की बात करें, गन्ने के साथ हम दलहनी फसलें कर रहे हैं, मूंग उड़द कर रहे हैं, तो ये फसलें क्या है, एक प्राकृतिक रूप से हमारी उर्वरा शक्ति, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में कारगर है, हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाती है, उसमें जरूरी जो पोषक तत्व है जैसे नाइट्रोजन है उसकी फिक्सिंग करते हैं। तो ये हमारी फसल में इस तरह से भी बेनिफिट देती है।
दूसरा मूंग उड़द की बात करें तो इनसे जो उत्पादन है वो भी हमारे किसान भाई काफी अच्छा ले लेते हैं। लगभग 1 क्विंटल प्रति बीघा यानी कि 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन ले लेते हैं, जिससे कि उनको एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस प्रणाली को काफी अ, उत्साहित बनाने के लिए हमारे किसान बंधुओं को मुफ्त में उड़द मूंग का बीज भी डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिससे कि इस प्रणाली को और बढ़ावा मिल सके। वहीं हमारे किसान भाइयों के लिए गवर्नमेंट ने इन दलहनी फसलों के ऊपर एमएसपी भी सुनिश्चित कर दिया है, जिससे हमारे किसान भाइयों को बेचने में या अंडर रेट बेचने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और हमारे किसान भाई एक चीज और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा किसान भाइयों के साथ, जो सह फसली के लिए है। अभी हमने देखा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के भाग में, खासकर उस रीजन में जहाँ पे मिट्टी बहुत अच्छी है या नदी वाले एरिया है, तो किसान भाइयों ने एक खास प्रणाली का इजाफा किया है। खास मल्टी क्रॉप इंटरक्रॉपिंग प्रणाली का आविष्कार किया है, वो है गन्ना प्लस पॉपुलर। देखिए, पॉपुलर एक ट्री क्रॉप है, जिसमें टिम्बर क्रॉप है, जिसमें हमारे किसान भाई पॉपुलर के पेड़ अपने खेतों में तैयार करते हैं। औसतन से 4 से 5 साल की ये फसल है, और जिसमें हमारे पेड़ बहुत अच्छे ग्रोथ कर लेते हैं, ऊंचाई पकड़ लेते हैं, लगभग 30 से 40 फुट, ये इससे भी ज्यादा। और आज के समय में जो पॉपुलर का सेलिंग प्राइस है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इस प्रकार की खेती को काफी बढ़ावा दिया है लोगों ने। और आज अगर 1 एकड़ से हमारा किसान भाई पॉपुलर लगाता है, तो उसमें ये कह सकते हैं कि 10 से 12 लाख की इनकम उसे 4 से 5 साल में किसान भाइयों को 1 एकड़ में मिल जाती है। तो ये काफी मोटिवेट करने वाले नंबर्स हैं। और इसमें अच्छी चीज क्या है कि पॉपुलर के साथ शुरुआत के 2 वर्षों में गन्ने की फसल भी हम ले सकते हैं। तो गन्ने की फसल उस समय अगर हम लेंगे, तो गन्ना प्लस अगर पॉपुलर की इंटरक्रॉपिंग हम कर रहे हैं, तो उसमें दोनों बेनिफिट हमारे 2 बेनिफिट रहेंगे, क्योंकि गन्ना भी एक कैश क्रॉप है। उसकी जो औसतन पैदावार वहां रहेगी 280 से 300 क्विंटल रहेगी, वो अच्छा प्रॉफिट देगी। अगले साल हो सकता है कि पॉपुलर के पेड़ थोड़े बड़े हों और हमारी पैदावार गन्ने की थोड़ी सी कम होगी, बट हमारी फसल के पैदावार के साथ साथ दूसरे लाभ हमारे पॉपुलर के पेड़ों को मिलेंगे, जिससे उन्हें काफी बेनिफिट मिलेगा। तो पूजा जी, ये जो हमारी सह फसली की प्रणाली है, वो इस तरह से काफी फायदेमंद है हमारे किसान भाइयों के लिए, और आपके चैनल के माध्यम से हम ये डिस्क्राइब भी कर रहे हैं। जी जी। तो क्या शुभम जी, ये जो सह फसली प्रणाली है यानी इंटरक्रॉपिंग, ये मिट्टी की गुणवत्ता और कीट या फिर जितने भी रोग हैं उनका नियंत्रण करने में भी सहायक है? जी जी, बिल्कुल। देखिए, जैसा कि मैं अभी आपको हम बात बता रहा था दलहनी और गन्ने की फसल का। तो दलहनी फसलों के पास एक प्राकृतिक गुण होता है कि उनकी जड़ों में जो एक खास तरह के बैक्टीरिया कह सकते हैं, राइजोबियम पाए जाते हैं, जो कि सक्षम होते हैं हमारी जो वातावरणीय नाइट्रोजन है उसको मिट्टी में फिक्स करने के लिए। तो जब भी हमारे किसान भाई गन्ने की फसल के साथ उड़द या मूंग या अन्य सह फसली या दलहनी फसलें लगाते हैं, तो उन्हें ये बेनिफिट बहुत बढ़िया तरीके से मिलता है। अब हम बात करते हैं कि इसको उगाना कैसे है। अमूमन गन्ने का हमारा जो प्लांटिंग होती है, वो लगभग लाइन से लाइन की जो दूरी है वो कम से कम किसान भाई 3 फीट रखते हैं, 2.5 से 3 फीट। और बहुत सारे प्रगतिशील किसान हमने देखे हैं जो क्या करते हैं, इस जो गन्ने की लाइन, एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी होती है, उसको और बढ़ाते हैं। और ये तकनीक बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अगर लाइन से लाइन के बीच में अच्छी खासी दूरी होगी, तो वहां पे किसान भाइयों को एक बेनिफिट मिलेगा कि जो भी इंटरकल्चर ऑपरेशन है, यानी कि खड़ी फसल के बीच में अगर हमें कुछ काम करना है तो वो इजीली हम कर सकते हैं। और उसका जो रिजल्ट जो होता है एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी को बढ़ाने में, वो भी हमें पैदावार के रूप में अच्छा मिलता है। तो किसान भाइयों को करना क्या है कि गन्ने से लाइन की दूरी को ठीक ठाक रखना है। मिनिमम आप 3 फीट रखिए, बढ़ाने को आप 4 से 4.5 फीट भी कर सकते हैं। अब उस जो लाइन बची है उसमें आप जो दलहनी फसलें हैं उनकी बुआई कर दीजिए। आप एक बारी अगर बुआई करेंगे बसंत काल में, तो जो हमारा गन्ने का फसल है उसकी जो ग्रोथ है वो लाइन टू लाइन चलेगी, और हमारी जो दलहनी फसलें हैं वो ज्यादा वृद्धि विकास उसमें नहीं करेंगी, क्योंकि उनकी एक पहचान ये है कि वो लंबाई ज्यादा नहीं बढ़ाती, वो
मिट्टी में कम हाइट पर ही रहती है। तो उससे क्या होगा कि हमारी फसल में जो कंपटीशन होता है फसलों का आपस में, या वो हाइट के कारण हो सकता है या वो दूसरी चीजों के कारण हो सकता है, तो वो कंपटीशन बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी चीज क्या है, जो पूजा जी आपका प्रश्न था कि ये सहफसली एक मिट्टी का उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में या कीट प्रबंधन में कैसे मदद करती है, तो पहला तो हमारी फसल की जो मिट्टी है, हमारे खेत की जो मिट्टी है, उसकी उर्वरा शक्ति को हमारी सहफसलों ने बढ़ा दिया नाइट्रोजन फिक्स करके। दूसरा बेनिफिट क्या मिलेगा कि देखो, अगर हमारे खेत में लाइन से लाइन की दूरी है 3 फीट, तो जाहिर सी बात है कि जब भी किसान भाई पानी चलाएंगे तो उसमें खरपतवार की समस्या आने वाली है। तो किसान भाइयों यो ने अगर वहां पे दलहनी फसल की बुआई कर दी, तो जो लाइन से लाइन की दूरी है उसके ऊपर एक कवर बन जाएगा। ठीक है, अब वो कवर किस तरह से हमारी फसल में मदद करेगा, वो कवर हमारी फसल में हम कह सकते हैं कि जो खरपतवार उगते हैं उनकी ग्रोथ को रोकेगा। दूसरा, हमारी फसल में जो नमी है, जो किसान भाई नमी या सिंचाई के माध्यम से देते हैं, तो वो नमी हमारे खेत में लंबे समय तक बरकरार रहेगी, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट और मिट्टी का कांटेक्ट के बीच में हमारी सहफसल आ गई। तो पौधे के पास जब नमी बरकरार रहेगी और ज्यादा पानी की जरूरत हमारी कम होगी, तो ये पानी की बचत भी होगी और नमी की बचत भी होगी। मिट्टी इससे हमारी भुरभुरी बनी रहेगी, ये हमारे लिए फायदा है। और जब किसान लास्ट में इसको सहफसली की तुड़ाई करेगा, और सहफसली की सबसे विशेष बात क्या है कि हमारी सहफसली कोई ज्यादा अवधि की नहीं होती। सहफसली हमारी, अगर उड़द मूंग की बात करें, तो 75 से 80 दिन में हमारी फसल तैयार हो जाती है और किसान भाई इसको तोड़ देते हैं। तो अगर किसान भाई अपनी एक फसल से 30,000 रुपए भी का भी मुनाफा लेते हैं, तो वो 30,000 रुपए आप कह सकते हैं कि इजीली हमारी जो मुख्य फसल है उसके रख रखाव में जो खर्च होते हैं उसको पूरा करने के लिए डेफिनेटली वो काम आ सकते हैं। और खासकर जी गन्ने की फसल में ये प्रॉब्लम हमारे गन्ने के किसान भाइयों के साथ वैसे भी देखने को मिलती है कि गन्ने की जो फसल है वो क्या है, 1 साल की फसल है, और इसका जो उत्पादन है वो 1 साल के बाद खेत से कटकर मिल तक जाता है और उसके बाद पेमेंट आती है। तो ऐसे में किसान भाई अगर मार्च में गन्ना बोते हैं, तो उनके पास जो अपनी फसल का पैसा आएगा वो अगले साल मार्च में आएगा। तो 1 साल में जो भी जरूरी खर्च रख रखाव है, उनके लिए हमारे किसान भाइयों को जो बीच में पैसे की जरूरत पड़ती है, तो उस पैसे के लिए आप सहफसली पर निर्भर कर सकते हैं, जो कि डेफिनेटली हमारे किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में काम करेगा। और ये प्रैक्टिस मुझे खुशी है देखते हुए कि ये प्रैक्टिस लगातार बढ़ती जा रही है। जिन क्षेत्रों में मटर की खेती लोग करते हैं, तो उनकी भी प्रैक्टिस बहुत शानदार है कि शरदकालीन में वो गन्ने की बुआई करते हैं, उसके बाद उसमें मटर की बुआई कर देते हैं, या पहले मटर की बुआई करके उसमें गन्ने की बुआई कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनकी जो गन्ने की ग्रोथ है वो धीरे धीरे चलती है, क्योंकि शरदकालीन गन्ने की एक विशेषता होती है कि ये गन्ना हमारी अच्छी पैदावार देने में सक्षम है, क्योंकि इसके अंदर इसकी जो ड्यूरेशन है वो काफी ज्यादा थोड़ी ज्यादा रहती है। आमतौर पर हमारा गन्ना 12 महीने का होता है, पर शरदकालीन गन्ना हमारा 15 महीने का होता है, जिससे कि उसमें फुटाव ज्यादा होता है, गन्ने की वृद्धि विकास ज्यादा होता है, लंबाई उसकी मोटाई बहुत काफी ज्यादा मिलती है, उर्वरक प्रबंधन हमारे किसान भाई उसमें थोड़ा ज्यादा करते हैं, जिससे कि हमारे ये गन्ना हमारे लिए काफी अच्छा मुनाफा दे सकता है। तो ऐसे में किसान भाई जब मटर की बुआई करते हैं, तो मटर की बुआई लगभग 3 महीनों में होनी स्टार्ट हो जाती है। और मटर के लिए हमारे किसान भाई अच्छा खाद भी इस्तेमाल करते हैं। तो उससे एक बेनिफिट ये भी मिलता है कि जो खाद हमारा मटर में हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसान, वही खाद हमारे गन्ने को भी धीरे धीरे उपलब्ध होता रहता है, जिससे कि हमारी फसल के अंदर इतनी एनर्जी, इतनी ताकत होती है कि समय आने पर जब उसके अनुकूल मौसम आता है, तो उसमें काफी अच्छा उत्पादन उसमें मिल सकता है। तो पूजा जी, इसके साथ साथ किसान भाई हमारा गन्ने के साथ गेहूं की फसल भी उगाता है, सरसों की फसल भी लगाता है, दोनों ये हमारी रबी क्रॉप है। तो ये हमारी शरदकालीन गन्ने के लिए काफी फिट बैठती है, और हमारे किसान भाई करते भी हैं। अगर गेहूं की बुआई करता है किसान, तो गेहूं में आज हमारे पास इतने अच्छे उपकरण है कि गेहूं की मैनुअल वीडिंग हम कर सकते हैं, या जो आज के समय में
नैरो ट्रैक्टर, छोटे ट्रैक्टर जिनके आ चुके हैं, उनके माध्यम से हम गन्ने के बीच में जो गेहूं लगा है उसकी कटाई कर सकते हैं और उस गेहूं को किसान भाई बेच के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ऐसे ही सरसों की फसल का रख रखाव कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इन फसलों में ज्यादा पानी की जरूरत भी नहीं है। गेहूं में ज्यादा ज्यादा 4 पानी 5 पानी लगते हैं, सरसों की फसल में 1 से 2 पानी लगते हैं। तो ऐसे में हमारी फसल में खरपतवार से भी हमारी फसल बचती है और हमारी फसल में गन्ने के विकास में भी कोई परेशानी नहीं होती, वो भी हमें अच्छी पैदावार देने की हिम्मत रखता है। तो पूजा जी, ये हमारा एक कंसेप्ट है सह फसली का। तो इस तरह से हम अपनी खेती में, अपने गन्ने की फसली में सह फसलों को शामिल कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी शुभम अत्री जी आप दे रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि गन्ने की फसल में सह फसलों का क्या महत्व है, यानी इंटरक्रॉपिंग। आपने हमें ये भी बताया कि हमारी मिट्टी की गुणवत्ता और साथ ही साथ रोग नियंत्रण भी होता ही रहता है अगर हम सह फसलें करते हैं। साथ ही साथ आपने जल प्रबंधन और खाद्य प्रबंधन, इसकी भी आपने हमें जानकारी दे दी है। बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं कि इससे हमारे किसान भाइयों को बहुत फ़ायदा होता है और आपको भी दिल से देखकर बहुत खुशी होती होगी ना कि जब जहाँ पर हमारे किसान भाई गन्ना उगा रहे थे, अब वहाँ पर कभी कभी सेब भी उगाते हैं, कभी शिमला मिर्च भी उगाते हैं। ऐसा होता है? बिल्कुल जी, सह फसली हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे मशीनीकरण बढ़ रहा है हमारी खेती में, तो किसान भाई उस चीज को बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर रहे हैं। और इसमें पूजा जी, जो हमारे युवा किसान भाई हैं, उनका रोल बहुत शानदार रहने वाला है और अभी भी रह भी रहा है। हमारे जो बहुत से युवा खेती की तरफ प्रेरित हो रहे हैं, उनका जब हम देखते हैं इन्वॉल्वमेंट इस तरह की तकनीकों में, तो काफी उत्साह मिलता है, हमें भी काफी मोटिवेशन मिलती है। क्योंकि युवा लोगों के पास आज वो एक क्षमता है, उनके पास एक टेक्नोलॉजी है, उनके पास एक ब्रॉड माइंडसेट है कि वो उस माइंडसेट के कारण एक अच्छा सोच रख सकते हैं। पहले क्या था कि जब हमारे पास मशीनें इतनी उपलब्ध नहीं थी, हमारे किसान भाई की जरूरतें कम थी, या हम कह सकते हैं कि किसान भाई के पास इतनी एजुकेशन पावर, जानकारी का अभाव था, तो बिल्कुल उनके पास इस तरह का ब्रॉड विजन नहीं था। बट आज के समय में हमारे जो युवा हैं, वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। उनका एक प्राइमरी फोकस क्या रहता है कि हमारे पास जो लैंड है, जो धरती है, वो सेम रहने वाली है। वो 1 एकड़ है तो वो आने वाले 10 साल में भी 1 एकड़ रहेगी, वो 1 एकड़ से 2 नहीं हो सकती है। 1 एकड़ से अगर उसमें हमने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया तो वो कम जरूर हो सकती है। तो ऐसे में किसान भाइयों का ये रुझान जो हम इंटरक्रॉपिंग की तरफ देख रहे हैं, तो वो काफी मोटिवेट करने वाला है। और आज के हमारे युवा नई नई मशीनों का नए उपकरणों का जो यूज है, काफी तेजी से अडॉप्ट करते हैं, जिससे कि जो प्रॉफिट के चांसेस हैं और फेलियर के चांसेस हैं, वो कम हो जाते हैं और प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी पूजा जी। शुभम जी, मुझे बहुत खुशी हुई थी, पहले हम मिल भी चुके हैं उन किसान भाइयों से जिन्होंने किन्नू जैसे महंगे फल की भी खेती की, ड्रैगन फ्रूट की भी की, सेब जो हम सोचते थे हमें हिमाचल में ही मिलेगा, वो अब आगरा में भी उपलब्ध है और भी जगह में उत्तर प्रदेश में उपलब्ध है, वहीं उनकी खेती की जाती है। तो ये कितनी बड़ी बात है, मतलब हमारा किसान कितना जागरूक हो रहा है। और ख़ासतौर से वाकई में युवा किसान जो है, या जो हमारे यंगस्टर्स हैं, एग्रीकल्चर यानी कृषि की पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपनी टेक्नोलॉजीज़, अपनी क्रिएटिविटी को लेकर आते हैं और अब कृषि नए नित आयाम छू रही है। बहुत अच्छी बात है और आज का टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंटरक्रॉपिंग। शुभम जी, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि क्या सभी प्रकार की भूमि और जलवायु से इंटरक्रॉपिंग सफल हो पाती है? जी पूजा जी, देखिए, अगर हम खासकर गन्ने की बात करें तो गन्ने में मुख्यतः अगर हमारी भूमि पक्की मिट्टी है तो वहाँ पे जो हमारी दलहनी फसलें हैं वहाँ पे वो थोड़ा कम ग्रोथ करेंगी। तो ऐसे में भूमि और जो सिंचाई के माध्यम है, या कोई ऐसी भूमि है जहाँ पे दूसरे कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो वहाँ पे इस चीज का प्रभाव जरूर पड़ता है। अगर हमारी लैंड अच्छी है, दोमट मिट्टी है, तो उसमें हम कोई भी फसल सह फसली लगभग उस समय की ले सकते हैं। बट वहीं अगर हम देखें कि हमारी भूमि जो है उसमें कुछ प्राकृतिक आपदाएं का शिकार होती है, जैसे कि उसमें हम बारिश के टाइम पे फ्लड आ जाता है और आगे चल के भी उसमें कोई दिक्कत आती है, तो ऐसे में हमारी फसलों
का जो एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो वहाँ पे महत्व करता है। तो ऐसे में किसान भाइयों को ये जानने की जरूरत है, सबसे पहले अपने एरिया को समझने की जरूरत है। दूसरा, वहाँ पे किस प्रकार की क्रॉप्स लगती हैं या किस प्रकार की क्रॉप के लिए वो अनुकूल है, उसको समझना जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर एक क्रॉप हम किसान भाई उगा लेते हैं और उस क्रॉप की मार्केट वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो किसान भाइयों का जो उत्साह होता है वो फिर कम होने लगता है, और ऐसे में फिर वो दोबारा बेसिक चीजों को ही प्राथमिकता देते हैं। तो किसान भाइयों के मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए ये चीज थोड़ी जरूरी है। और इस तरह के जो प्रोग्राम हम करते हैं, या कह लीजिए हम जब फील्ड में इस चीज के ऊपर बात करते हैं, तो उससे हम किसान भाइयों की जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सोल्व करते हैं। तो क्या सरकार या कृषि विभाग की ओर से भी इंटरक्रॉपिंग को बढ़ावा देने के लिए कोई योजनाएं, सहायता या स्कीम्स या सब्सिडी उपलब्ध हैं? हाँ जी, बिल्कुल। ये गवर्नमेंट की भी एक प्राथमिकता है कि गवर्नमेंट भी इस तरह की जो प्रणाली है, खासकर इंटरक्रॉपिंग की प्रणाली, उसको काफी बढ़ावा देती है और काफी स्कीम्स भी लॉन्च करती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने जब भी हमारी वसंत काल स्टार्ट होता है तो हमारी गवर्नमेंट फ्री में सीड डिस्ट्रीब्यूट करती है, खासकर दालों का, जिससे कि किसान भाइयों को प्रेरित किया जा सके कि वो अपनी फसल में अपनी जो मिट्टी है, अपनी जो खेत है, उसमें दलहनी फसलों का बुआई कर सके, जिससे कि एक तो हमारा जो देश है उसमें दालों की खपत बहुत ज्यादा है। दूसरा, हमारे किसान भाइयों के पास एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आ जाए और हमारी जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ा दिया जाए। तो गवर्नमेंट का रोल इसमें बहुत अहम है और ये अच्छी चीज है कि गवर्नमेंट इस चीज को समझती है। गवर्नमेंट इस चीज को आज से नहीं, काफी लंबे समय से प्रमोट भी कर रही है। बट कमी कहाँ आ जाती है कि गवर्नमेंट जब भी कोई स्कीम लॉन्च करती है तो वो जो आखिरी किसान है, जो मतलब कम पढ़ा लिखा किसान है, उस तक वो कई बार नहीं पहुंच पाती। उन्हें पता ही नहीं होता कि गवर्नमेंट ने इस तरह की कोई स्कीम लॉन्च की है, नहीं की है। तो ये एक कमी हमारे सिस्टम में रह जाती है, जिसके चलते आज भी हमारे किसानों के पास हर स्कीम लेने में से विवश हैं। तो ये मेरा अनुरोध भी रहेगा हमारी गवर्नमेंट बॉडीज से कि हालांकि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का उद्देश्य नहीं रहता कि ये किसानों तक पहुंचे, बट फिर भी कुछ कह सकते हैं कि जानकारी के अभाव या किसानों के रुझान के अभाव के कारण ये स्कीम नहीं पहुंच पाती। तो इसमें गवर्नमेंट अगर और अच्छे से इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करे, या समय समय पर जैसे गोष्ठियां हैं या कह लीजिए इस तरह के जो प्रोग्राम है इसको हम आयोजन करते रहे, तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिलेगा और हमारे किसान भाई जागरूक होंगे और इस चीज को अपनी खेती में जरूर शामिल करेंगे। बिल्कुल। और तभी आपका और हमारा मिलकर ये प्रयास भी है, जैसे हम ये रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम निरंतर लगातार एक लंबे समय से कर रहे हैं, कि हमारे किसान भाई जागरूक भी हों सभी सरकारी स्कीम्स के लिए भी, और साथ ही साथ कृषि के प्रति भी उनकी जागरूकता बढ़े, विशेषज्ञ की राय उन तक पहुँचे, यहाँ वहाँ की जानकारी लेकर वो कोई भी गलती ना कर बैठे। जो भी सूचना या जो भी ज्ञान उनको प्राप्त हो वो बिल्कुल सही और सटीक होना चाहिए। शुभम जी, आज एक बार फिर आप हमारे साथ जुड़े हैं। आज हमारा विषय बहुत ही खास था। आज हमने मिलकर बात करी है कि गन्ने की फसल में सह फसलों का क्या महत्व है, यानी कि इंटरक्रॉपिंग। मेरी भी जानकारी आपने बहुत बढ़ा दी है, मेरी भी जनरल नॉलेज अब इंटरक्रॉपिंग पर बहुत बढ़ चुकी है। बहुत अच्छी जानकारियां आपने हमारे साथ साझा की। चलते चलते कोई संदेश कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरा संदेश यही है किसान भाइयों के लिए कि इस तरह की जो तकनीक होती है आपके फायदे के लिए हैं, तो आप इनको जरूर इस्तेमाल करें खेतों में। और जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी भूमि में आप इसका इस्तेमाल करें, आप एक हिस्से से, भूमि के एक हिस्से से इसको स्टार्ट करके देख सकते हैं, तजुर्बा ले सकते हैं। तो यही एक मेरा मुख्य संदेश था पूजा जी। जी, और इसको करना ज़रूर चाहिए, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ हमारी जो खेती है, हमारी जो ज़मीन है, उसकी न्यूट्रिएंट्स को भी ये बढ़ाती है, उसकी उर्वरक क्षमता को भी ये बढ़ाती है। सही कहा शुभम जी मैंने? जी जी बिल्कुल। यानी कि अब मैं सही राह पर हूँ, मेरी जानकारी भी सही राह पर चल रही है, मुझे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। जी 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 शुभम जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आप एक बार फिर जुड़े हैं, बहुत अच्छी बातें की, अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू हमारे सभी दर्शकों। तो हमारे साथ आज एक बार फिर एक विशेषज्ञ जुड़े,
रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम आप तक हमने पहुंचाया। ये है फ्रीक्वेंसी 90.4 आगरा की आवाज़, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जिसके ये कृषि जागरूकता कार्यक्रम अब आप हमारे रेडियो पर सुन भी सकते हैं लगातार। और अगर नहीं सुन पाए, कुछ मिस हो गया, तो कोई घबराने की बात नहीं है किसान भाई। आप हमारे यूट्यूब पेज पर लगातार, जब आप खेतों में फ्री होते हैं, थोड़ा समय के लिए सुस्ताते हैं, तो आप मोबाइल पर यूट्यूब पेज देखें। यूट्यूब में जाके लिखिए 90.4 आगरा की आवाज़, और वहाँ सारे जितने भी हमारे इंटरव्यूज़ हैं, विशेषज्ञों की बातें हैं, वो आप तक पहुँच जाएंगी। आप उन्हें देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और हम तक अपनी बात भी पहुंचा सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम के साथ दीजिए पूजा को इजाज़त। फिर होगी एक विशेषज्ञ और एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।